हम प्याला और हम निवाला हैं, इनको आईना दिखाओ तो बुरा मान जाते हैं। कराची में पानी क्यों नहीं आ रहा? वजीर आला सिंध ने अफसरान का अहम इजलास बुला लिया। वजीर बल्दियात ने बताया शहर को 438 मिलियन गैलन पानी कम मिल रहा है। हब डैम खुश्क हो गया है। पानी की फराहमी 150 से 30 मिलियन गैलन पर आ गई। मुराद अली शाह की कमी पर काबू पाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया लेकिन फंड जारी नहीं किए। तरक्याती मंसूबे और पानी के मंसूबे में मुश्किलात हैं। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बंदो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम ने मौका दिया तो दोबारा हुकूमत बनाएंगे। इत्तेफाक राय से निगरां वज़ीर आज़म का इंतखाब कर लेंगे। बिलावल भुट्टो पुरुम्मीद, कहा अवाम आमियत को कबूल नहीं करेंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने कानून साजी के मसाइल हल न किए। आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन की तरह हुए तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इलेक्शन कमीशन तमाम सेनेटर से वोट न बेचने का हल्फिया बयान ले। सिराजुल हक का मर्दान में खिताब, कहा इस्लामी हुकूमत के लिए इस्लामाबाद जरूरी है। मुत्तहदा मजलिस अमल 2 मई को रोड मैप का ऐलान करेगी। शहबाज शरीफ को कराची के इंतखाबी मैदान में साथियों की तलाश। बहादुराबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। लीगी सदर अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर भी जा पहुंचे। सियासी मैदान में शाना बशाना चलने का आज़म। मारूफ अदाकार साजिद हुसैन, अयूब खोसो और कैसर निजामानी समेत दीगर फनकार जियाले बन गए। कराची में सईद गनी और निसार खोड़ो के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। निसार खोड़ो कहते हैं बिलावल भुट्टो की जद्दोजहद बहुत तवील है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेजाब्तगियों पर चीफ जस्टिस ने डीजी नैब लाहौर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीआईसी बोर्ड के मेंबर अफजाल भट्टी का नाम ईसीएल में डालने की हिदायत। काबुल फिर लहू लहू, शहर में हर सू बारूद की बू। वोटर रजिस्ट्रेशन मरकज के करीब खुदकुश हमला, 31 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली की वाघा बॉर्डर पर अंदाज देखकर भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को मिर्चें लग गईं। पाकिस्तान रेंजर्स को बाकायदा शिकायत दर्ज कराने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बजट एक जायजा में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रोग्राम जो किया उसमें हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डिस्कस किया। अपने पिछले प्रोग्राम्स में हमने और चीज़ों को डिस्कस किया और आज हम शोबा तालीम के हवाले से बात करना चाहेंगे। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन जो तालीम है वो यकीनी तौर से हर कौम की बुनियाद होती है और ये तालीम ही है जो किसी भी कौम को मुआशी दौलत, मुआशरती इस्तेहकाम और सियासी काबिलियत अता करती है। तालीम मुआशरे को बेहतरीन शहरी, ज़हीन बच्चे और बाशऊर वोटर्स फराहम करती है। तालीम एक ऐसी बेहतरीन सरमायाकारी है जो लोगों को मुलाजमत फराहम करती है और इसके साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बनने की तरगीब देती है। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ये शोबा जो है इस शोबे में, इस सेक्टर में कम से कम जो है वो एजुकेशन बजट्स की हुई है। इसे हमेशा सरफ नज़र किया गया। गो के कहा जा रहा था कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद प्रोविंशियल डोमेन में ये शामिल हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद बहुत ज़्यादा कभी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत काम किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में, बहुत काम किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सूबों का हाल इस वक्त हम देख रहे हैं तालीमी निज़ाम के हिसाब से, इसमें हम नहीं समझते कि पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का मुआशरा जो है वो इस तरह के माहौल में पनप सकता है कि जब उसका निज़ाम जो है वो इस तरह का हो। ज़ाहिर है कि तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी मजहब, मुआशरा या मुल्क हो, इसमें तालीम की तरफ जो है वो जोर दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शोबा तालीम बहरान का शिकार है और बजट में
तालीम पर खातिर खा रकम नहीं रखी जाती। इस हवाले से पहले ये पैकेज देखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान में शोबा तालीम बहरान का शिकार, बजट में शोबा तालीम मुसलसल नजरअंदाज। हुकूमतों की जानिब से शोबा तालीम को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली इकदामात इन दावों से मैच नहीं करते। पाकिस्तान के 40% बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देखते। घोस्ट स्कूल भी बड़ा मसला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2,20,000 स्कूलों में से घोस्ट स्कूलों की तादाद 30,000 के लगभग है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में तालीम पर सबसे कम खर्च करने वाला मुल्क मशहूर है। पाकिस्तानी बजट का एक बड़ा हिस्सा दिफा और कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 2013 और 14 के बजट में तालीम पर 59 अरब रुपए रखे गए। 2014 और 15 के बजट में तालीम पर 64 अरब रुपए रखे गए। 2015 और 16 के बजट में तालीम पर 71 अरब 5 करोड़ रुपए रखे गए। 2016 और 17 के बजट में तालीम पर 79 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। पैकेज आपने देखा, जो बजट एलोकेशंस हैं यकीनी तौर से बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। कम अज़ कम तालीम के हवाले से जो हम बात की जाती है, जो कहा जाता है, और इस वक्त आपको बताएं कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं पाकिस्तान के वो स्कूलों से बाहर हैं। इस मरतबा भी हमने देखा कि आपके GDP का 2.5% जो है वो एलोकेशन थी बजट में ऑन एजुकेशन। हेल्थ का आप तो खैर इससे भी बुरा है, लेकिन जो तालीम और मयार तालीम है और जो पूरा निज़ाम है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैर ज़ैदी साहब, जिनका ताल्लुक अलिफ ऐलान से है। ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर ने कहा सबसे पहले जानना चाहेंगे अलिफ ऐलान की क्या ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के हवाले से, बेसिक आदाद शुमार आंकड़े जो हैं वो क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, पहले तो प्रोग्राम में दावत देने के लिए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पिछले 5 साल में तालीम के हवाले से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देखा है। उसमें कुछ चीज़ें मैं शुरू करना चाहूँगा पॉजिटिव्स के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता हम अनपैक करेंगे कि क्या क्या मसाइल इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो 2013-14 में तालीम का जो मजमूई बजट था पूरे पाकिस्तान में, जिसका मतलब है फेडरल बजट और उसके साथ साथ सूबों का बजट, इन सबको मिला के जो तालीम का बजट था पाकिस्तान में, वो था तकरीबन 580 बिलियन रुपीज़, 580 बिलियन रुपए। और जो पिछला बजट हमारे पास आया 2017-18 का, उसमें यह अमाउंट बढ़ के हो गई थी 903 बिलियन। ठीक है, 903 बिलियन रुपए, 902.7 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट 903 अरब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि तकरीबन 3 बिलियन की जो है 323 बिलियन की इंप्रूवमेंट हमने देखी है पिछले 5 साल में तालीम के हवाले से। लेकिन ये कह देना कि ये काम जो है हो गया है और अब इस पे हम जो है इसी के ऊपर चलते रहेंगे, ये गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो तालीम के हवाले से चैलेंज हैं वो इतने वसी हैं कि उसमें क्वांटम जो है एलोकेशंस का, यानी कि एलोकेशंस की जो मिकदार है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो हम एलोकेट करते हैं पैसे, उनकी स्पेंडिंग को इफेक्टिव बनाना भी इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें जो है इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होगा, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। ज़ुहैर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिस्कशन में जारी है। इसी डिस्कशन में ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने। आप निशानी इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज हैं और साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन भी रहे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एजुकेशन गो के बढ़ी है, लेकिन 2.5% ऑफ GDP हम इस वक्त अपना जो है एजुकेशन साइड पे दे रहे हैं। आइडियल सोसाइटी में, आइडियल मुआशरों में, तरक्की याफ्ता ममालिक में आप क्या समझते हैं कि कितनी एलोकेशन होती है और पाकिस्तान में किस तरह के चैलेंजेस का सामना है हमें इस एजुकेशन सेक्टर में? शुक्रिया। नॉर्मली जो ट्रेंड है वो ये कि कम से कम 4 से 5% GDP होना चाहिए। इस वक्त हम दुनिया के 10 कम तरीन ममालिक में शामिल होते हैं जो इन्वेस्टमेंट है तालीम पर, और ये बहुत अफसोस का मकाम है एक ऐसे मुल्क के लिए जो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर कहता है। बात दरअसल ये है कि आज तक हम समझे ही नहीं कि किसी भी मुल्क की असल दौलत उसकी अफरादी क़ुव्वत होती है, और आज कुदरती वसाइल जो हैं उनकी अहमियत कम से कम हो गई है, और जो इंसानी वसाइल हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है। और वही ममालिक तरक्की कर रहे हैं जिन्होंने समझ लिया है
कि उनकी असल दौलत उनकी अफरादी कुव्वत है, क्योंकि आज की दुनिया एक इल्म की दुनिया है और नॉलेज इकोनॉमी की दुनिया है, यानी कि इल्म पर मबनी मईशत जो ममालिक बना रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे सिंगापुर ले लीजिए जिसकी आबादी कराची से 1/4 है, लेकिन पिछले साल की एक्सपोर्ट 330 अरब डॉलर थी, जबकि पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कोई 21 अरब डॉलर है। तो क्या वजह कि एक ऐसा छोटा सा मुल्क जिसके पास कोई कुदरती वसाइल नहीं, लेकिन पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट है। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं वो हाई टेक्नोलॉजी और मीडियम टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर पे लगा दिए हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स कायम किए हैं और फिर उनके लिंकेजेस कायम किए हैं सनत के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जाएं। पाकिस्तान का अफसोस ये है कि हम इस वक्त लो वैल्यू एडेड सेक्टर में फंसे हुए हैं। 60% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल्स हैं, जो दुनिया की सिर्फ 6% मार्केट जो है इस वक्त टेक्सटाइल्स की है, लेकिन हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो टेक्सटाइल्स पर हैं। और हमने बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं, क्या वजह हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम के जवाल पजीर होने की? मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है, या इसमें करप्शन भी आपके सामने ही है इस तमाम उसमें, कि अभी तक हम पनप नहीं पा रहे किसी भी तरह? कोई भी मतलब ये हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम जो है वो तालीमी निज़ाम में नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। जी, ये एक बिल्कुल डिलिबरेट पॉलिसी रही है मुख्तलिफ हुकूमतें जो आई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम है, ये फ्यूडल सिस्टम है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाहिल रहें तो ये इनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि एक दफ़ा लोगों को शऊर आ जाएगा तो ये लोग जब पार्लियामेंट में आते हैं और फिर आपके ऊपर हुक्मरान बनते हैं, इनकी सारी जो पावर सोर्स है, जो बेस है पावर की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही वजह है कि आप देखिए कि पिछली हुकूमत में 200 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे आ गए थे जिनकी डिग्रियां जाली थी, यानी कि और उनमें से एक साहब आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी बन गए थे, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी बन गए थे। तो वो सारा का सारा जो खेल है वो ये है कि मुल्क को जहालत में डूबे रखो ताकि पावर बेस इन लोगों के पास रहे और ये घड़ी घड़ी पावर में आए। और बहुत अहम पॉइंट इस वक्त डॉक्टर साहब आपने जो है वो उजागर किया। ज़ुहैर ज़ैदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैर ज़ैदी, आप भी समझते हैं कि जो जागीरदाराना निज़ाम है वो पनपने नहीं दे रहा है इस मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि जब तक एक उस लकड़ी से हाँकते रहेंगे तब तक इनको वोट भी मिलते रहेंगे। जहां पे पढ़ लिख कर खुदा ना खास्ता आवाम बाशऊर हो गई तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हुक्मरानी खत्म हो जाएगी जागीरदारों की। आप भी यही समझते हैं? जी, तालीम जो है हिस्टोरिकली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो उसको समझा गया है एक ब्रिक एंड मॉर्टर प्रॉब्लम, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लेंस से हमेशा तालीम को देखा गया है कि अगर तालीम का कोई इंडिकेटर्स कम है तो वहाँ पे स्कूल बना दो, अगर कोई और इंटरवेंशन करनी है तो वहाँ पे एक और कमरा बना दो। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी स्पेस में जो पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस किस्म की पॉलिसीज़ के साथ। अब जाहिर है जब कोई किसी जगह पर जब नया कमरा बनता है, नया स्कूल बनता है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होते हैं और वहाँ पर और सारा जो सिलसिला चलता है। तो जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है इस वक्त की वो ये है कि तालीम को हम देखें बियॉन्ड बीइंग जस्ट अ ब्रिक एंड मॉर्टर प्रॉब्लम। स्कूल्स हम बनाने चाहिए और हमें बनाते रहने चाहिए, लेकिन कमरे और ईंटों और बाथरूमों के अलावा जो मयार है तालीम का, मैं एक ऐड करना चाहूँगा जिस तरह डॉक्टर साहब ने इंतहाई वैलिड एक पॉइंट उठाया वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स का। हम अभी तक बेसिक उसमें इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमारा तालीमी ढांचा हमारे बच्चों को इस काबिल बनाता ही नहीं है कि वो जो है किसी भी तौर पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की तरफ उनका ध्यान जा सके। अभी फेडरल हुकूमत का एक इदारा है जिसको कहा जाता है नीस, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम। उनका एक टेस्ट होता है नेशनल अचीवमेंट टेस्ट, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है पूरे मुल्क में। और बहुत ही अफसोस की बात है कि मैथ्स और साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, पूरे मुल्क में हर सूबे की ऑन एवरेज बच्चा जो है वो ऑन एवरेज इसका स्कोर 50% से मुल्क में ऊपर नहीं जाता। यानी कि आपका ऑन एवरेज एक बच्चा जो है जो इस टेस्ट में अपीयर हुआ है मैथ्स में और साइंस में, चौथी जमात में और 8वीं जमात में, उसका स्कोर जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाता। यानी कि बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारा बच्चा फेल हो रहा है। ज़ुहैर ज़ैदी और इस वक्त डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। एक से ब्रेक के बाद मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ज़ुबू हाल तालीमी निज़ाम के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अताउर रहमान साहब, ज़ुहैर ज़ैदी जिनका ताल्लुक़ खलीफा ऐलान से, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर हारून रशीद साहब ने, साबिक़ डायरेक्टर कॉलेज सिंध।
बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इंतहाई अहम मौजू इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वजूहात है कि तालीमी निज़ाम जो है हमारा 70 साल बाद भी इंतहाई दगरगू हालत में मौजूद है। हम प्रोग्रेसिव की उसकी तरफ जाने नहीं बढ़ रहे। पहले जरा एक नजर डालते हैं सिंध में जो तालीमी निज़ाम है, जो नकल माफिया इस वक्त वहां पे चल रहा है, जरा देखते हैं नाज़रीन। सिंध में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के हुकूमती दावों की कलई हालिया मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान खुल गई, जहां सरकार की नाक के नीचे नकल होती रही। क्या सूरत हाल रही, जरा जानते हैं इस रिपोर्ट। सिंध में तालीमी निजाम का बुरा हाल, नकल का अमल दखल हद से बढ़ गया। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध में मैट्रिक के हालिया इम्तिहानात के दौरान नकल उरूज पर रही। तलबा ने नकल के लिए हर पैतरा आजमाया। पुराने नुस्खों के साथ मोबाइल भी खुलेआम इस्तेमाल किया गया। तलबा के इम्तिहानी मराकज में इन होने से पहले पर्चे आउट हो जाते थे। तलबा ने किताबों को पढ़कर दिमाग में रखने के बजाय किताबों को फाड़कर जेबों में रखने पर तरजीह दे रहे हैं। इंतजामिया और हुकूमत हस्बे आदत बस सब अच्छाई का दावा करने में मसरूफ हैं। आपने रिपोर्ट देखी और देखा कि किस तरीके से इस पूरे निज़ाम में जो नकल माफिया है वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। प्रोफेसर हारून रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इससे पहले प्रोफेसर अताउर रहमान साहब से एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा, सर ये जो बूटी माफिया है, ये जो नकल माफिया है, सिंध में, पंजाब में, हर जगह पे ये अपनी जड़ें जो है वो तालीमी निज़ाम की खोखली कर रहा है। इसकी बेखबरी के लिए क्या होना चाहिए? बात यह है कि जब तक कि हमारे जो लीडर्स हैं इस मुल्क में वो ये नहीं समझेंगे कि आपको अगर इस मुल्क को तरक्की करनी है, गुर्बत दूर करनी है, तो सारा जोर जो है वो इल्म, साइंस, जिगत तराजी, इनोवेशन की तरफ लगाना होगा, जब हम आगे तरक्की कर सकते हैं। इस वक्त जो है मुल्क जो है वो जिस खबर में फंसा हुआ है वहाँ तालीम की तो कोई कदर ही नहीं है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो है इस वक्त कौमी मनसूबाबंदी के अंदर उसको तालीम को और साइंस को दी जाती है, जिसकी वजह से ये सारे जो आपको खराबियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें नकल माफिया है और फिर जो सारी जो बल्कि करप्शन जो फैली है इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर और सतह के ऊपर करप्शन है, उसकी बुनियाद यही है कि हमने बच्चों के अंदर शऊर पैदा नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा नहीं किए, तालीम का मायार जो है वो पद से पद तक होता चला गया और जिसकी वजह से आज इस मुल्क में पहुंचा है। तो सारा मसला जो है बुनियादी तौर पर वो लीडरशिप का है। लीडर्स जो हैं वो बनाते हैं किसी मुल्क को और की तरक्की की। जो मैं जिक्र कर रहा था अभी सिंगापुर का, क्या वजह थी? ली कुआन यू। मलेशिया ने तो तरक्की करी, महातिर मोहम्मद। जनरल पार्क ने कोरिया की तरक्की करी, डेंग ने चाइना की तरक्की तो हमें बदकिस्मती से ऐसा कोई एक कौमी लीडर दस्तयाब नहीं हुआ है। हम पाकिस्तानियों के नसीब में नहीं रहा कि जो तालीम को इस दर्जा इंपॉर्टेंस देता। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारी जो लीडरशिप आई वो समझ ही नहीं पाए कि आज की दुनिया ये इल्म की दुनिया बन चुकी है और हमें नॉलेज इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ना है, जिसमें जो असल पाकिस्तान की असल दौलत जो है ये 10 करोड़ वो अफराद हैं जो 20 साल की कम से कम उम्र के हैं। ठीक, रखते हैं जरा इस चीज को रखते हैं प्रोफेसर हारून रशीद साहब के सामने। जी, हमारा जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है, जो नकल माफिया, ये सारी चीजें हैं, ये सूट करता है। अब तक का जो डिस्कशन है हमारे जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उन लोगों को सूट करता है, क्योंकि अगर कौम में शऊर आ गया तो कौम शऊर के तौर पर वोट कुछ और आएगा, हुकूमतें कुछ और बनेंगी। ये जो जागीरदार हैं ये असेंबलियों में नहीं पहुंचेंगे। हारून साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सिर्फ नकल तो हमारे तालीम की जिम्मेदार नहीं है, ये तो एक शाखसाना एक शाख है जो नकल के तौर पर हमारे पास गुज़िश्ता 70 साल से मौजूद है। हर पैमाने पर हर जगह नकल हो रही है, सिवाय मदारिस के जहाँ पर मेरे ख़्याल में एक ईमान का पहलू है और एक दियानत का जो अंसर उनमें मौजूद है, तो वहाँ नकल नहीं होती। और वरना हम तो ये देख रहे हैं कि नकल का मामला जो है वो हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तक जा पहुँचा और वहाँ पर नकल के लिए ऐसे ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं कि वहाँ से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके बाद उन लोगों को इंटरव्यू में जो है शायद 2-4 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू के दौरान, वरना उनकी जो रिटर्न वर्क है उनका वो नकल शुदा मवाद होता है और इस तरह से हमारे पास एक क़यादत बिल्कुल नहीं आ पाती। रहेगी बात मैट्रिक की, इंटर के इम्तिहानात की, तो ये हमारे पास मसला ऐसा नहीं है कि तलबा नकल करने के बहाने आए थे। नकल करने की मुआवनत करने में उनके असराफ बहुत सारे लोग होते हैं।
उनके पास बोर्ड की सहूलत भी होती है, उनके पास बोर्ड से और बाहर की माफिया के लोग भी आते हैं, उनके पास फोटो स्टेट मशीनों का मटेरियल भी आ जाता है, उनके पास अब टेलीफोन की सहूलत आ गई है। हैदराबाद में तो ऐसे मनाजिर सामने देखने आ रहे हैं इंटीरियर सिंध में कि टेंट लगाकर पुलिस की मौजूदगी में, ठंडे पानी की मौजूदगी में वडेरे के और चौधरियों के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर नकल कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये सूरत हाल हमारे पास नकल की है तो मैं बता दूं आपको कि हमारे पास इल्म देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमको तो डिग्रियों के बाद अब सर्टिफिकेट और मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट बेचना चाहिए और उनको लाके मैदान में खड़ा देना चाहिए। मगर उनकी हालत वही रहेगी कि जब वो मैदान अमल में जाएंगे तो उनके ना मुंह में ज़बान होगी, ना उनके हाथ में कलम से कोई तहरीर निकलेगी और ना उनकी आंखों के सामने कोई मंजर उनको मुतासिर कर सकेगा। ठीक है, जरा चलते हैं इस्लामाबाद ज़ोहिर जैदी के पास। क्या कहते हैं जी, ये बूटी माफिया, ये नकल माफिया जो है कितना डैमेज कर रहा है इस पूरे सिस्टम को, क्या ऑब्जर्वेशन है अली फैलान की? जी इमरान, बेइंतहा डैमेज कॉज कर रहा है। ऑब्वियसली जब आपका जो असेसमेंट्स का निज़ाम है उसके अंदर ही कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो जाहिर है डैमेज तो इसका बेपना है। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि हमें जो नकल का सारा मामला है इसको हमें एक दूसरे ज़ाविये से देखने की भी ज़रूरत है। ये जो फिनोमेना हमारे सामने हो रहा है ये एक सिम्पटम है, ये इशारा कर रहा है एक बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ। और वो बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम, दोबारा मैं जाऊंगा, ये है कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको उस तालीम का क्या मयार मिल रहा है, क्या टीचर को भी वो सबक आता है जो बच्चे को याद करवा रहा है। और बच्चा जब ऐसे स्कूल से निकल के बोर्ड के इम्तिहान में बैठेगा तो नकल के अलावा उसके पास जो है वो कुछ कम चारा ही होगा कि वो जो है वो पेपर पास कर सके। सबसे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे तालीम में इस वक्त हमें देखने को मिलती है वो है जो कंटेंट पढ़ाया जाता है बच्चों को वो कितना रोबस्ट है और जो उसको पढ़ाने वाले हैं वो कितने उस चीज़ के हामिल हैं कि वो सबक को पढ़ा सकें अच्छी तरीके से इफेक्टिवली। यही वजह है कि आपने सिंध की बात की, सिंध में एक सालाना टेस्ट करवाती है सिंध की हुकूमत, स्टैंडर्डाइज टेस्ट करवाती है जिसका नाम है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। स्कूल के बच्चों के वो इम्तहानात लेते हैं मुख्तलिफ मजमूनों में, और मैथ्स और साइंस का मैं दोबारा इसलिए नाम लूँगा कि ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे मुल्क में हमारे बच्चों की तकदीर बदल सकते हैं। उनको इनोवेशन, साइंटिफिक इंक्वायरी जो है उसका वो जो पहला बीज होता है वो बोया जाता है स्कूल में इन दो मजमूनों के थ्रू। इन दोनों मजमूनों में सिंध में ऑन एवरेज जो है आपके मार्क्स जो बच्चों के आ रहे हैं वो 25% या 30% है। तो आप मुझे बताएं कि जब ऑन एवरेज